नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बंधु, आप जानते हैं यूएनसीआरपीडी यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2006 में अडॉप्ट किया गया था। भारत ने 2007 में रेटिफाई किया और फिर आपके सामने उसी के आधार पर राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 आया। आपको मैं ले चलता हूं यूएनसीआरपीडी की आर्टिकल 25, 26 और अन्य आर्टिकल की तरफ, जो हैबिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है और उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए स्टेट को पॉलिसी बनानी है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी होती है, उसका इंप्लीमेंटेशन करना होता है, ऐसा मैंडेट है। उसी के प्रकाश में आया हुआ राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट की धारा 27 बोलती है कि उचित सरकारें, लोकल अथॉरिटीज ऐसी पॉलिसी बनाएंगी उनके हेल्थ के लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ सके। धारा 27 की सब सेक्शन 3 ये भी कहती है कि ऐसी पॉलिसी बनाने के लिए इस फील्ड में जो एनजीओ काम कर रहे हैं उनसे सलाह मांगी जा सकती है, वो सलाह देंगे या कंसल्ट करके एक पॉलिसी बनेगी। आपको मालूम है अब नीति आयोग आ गया है। आपको यह भी याद होगा श्रीमान विमल जालान जी थे, तो उन्होंने रेशनलाइज करने के लिए जो व्यय होता है उसके लिए रिव्यू करने की बात करी थी। एक कमेटी भी इस पर फॉर्म हुई। जो कमेटी फॉर्म हुई उसमें जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं उनकी भी रिव्यू हुई, खर्चे की कटौती के लिए, रेशनलाइज करने के लिए। एक तरफ यूएनसीआरपीडी, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, दूसरी तरफ रेशनलाइजेशन। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो उसमें भी डायरेक्टिव पॉलिसीज के तहत कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की गई है। अब जब रेशनलाइजेशन की बात करते हैं, जब खर्चों की कटौती की बात करते हैं, निश्चित रूप से खर्चा काटना चाहिए, व्यय कम से कम होना चाहिए। लेकिन क्या आर्टिकल 21 को इग्नोर करते हुए, क्या जो व्यक्ति का जीवन जीने का अधिकार है उसको धत्ता बताते हुए शायद इस तरह का रेशनलाइजेशन ना आप स्वीकार करेंगे और ना हम स्वीकार कर सकते हैं और शायद कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। हम मानते हैं कोविड-19 की वजह से विश्व की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है, भारत भी उससे अछूता नहीं है। आपको यह भी याद आ रहा होगा कोविड-19 के चलते दिव्यांगजन को वे सारी सुविधाएं नहीं मिल पाई, उस तरह से बातें नहीं हो पाई जिस तरह से एक्ट मैंडेट करता है, जिस तरह से अपेक्षा होती है और जिस तरह से हम समावेशी भारत की बात करते हैं। कोविड सेंटर्स में भी, क्वारंटीन सेंटर्स में भी दिव्यांगजन के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं हो पाई थी। वो चाहे साउथ का मामला हो, चाहे वेस्ट का मामला हो, चाहे और कहीं का। इसी बीच में बजट आया। आपको यह भी मालूम है कि अब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार दिव्यांगता की श्रेणी 21 हो गई है। जब दिव्यांगता की श्रेणी 21 हो गई है, जो पहले की जनगणना सूची थी उसके अनुसार दिव्यांगजन की जनसंख्या कुछ ज्यादा बढ़ी हुई है, यानी समाज में एक ऐसी संख्या है जिसको अधिक सहायता की आवश्यकता है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर सरकार कुछ करती है हमें कोई एतराज नहीं, होना भी नहीं चाहिए। आपको यह भी मालूम है कि भारत में जो एनआईज हैं, राष्ट्रीय संस्थान हैं, और जो सीआरसीज हैं, उनके माध्यम से दिव्यांगजन को रिमोट एरिया में जो रहते हैं उनको भी सेवाएं, सुविधाएं दी जाती हैं ताकि उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। एनआईज को मर्जर की बात चल रही है। मर्जर तक की बात होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब यहां तो जो मैन पावर है उसको भी कर्टेल करने की बात चल रही है, वो भी रेशनलाइजेशन के आधार पर। आप सोचिए, जब दिव्यांगता की श्रेणी 21 नहीं थी तब प्रोफेशनल कम थे। दिव्यांगजनों को पुनर्वासन करने के उद्देश्य से जो कार्य होने चाहिए थे उनमें भी उस तरह से लक्ष्य नहीं प्राप्त हो पाते थे जिस तरह से लक्ष्य प्राप्त किया जाना चाहिए। अब जब 21 श्रेणी हो गई है तो प्रोफेशनल कहां से आएंगे? मैन पावर डेवलपमेंट का काम एनआईज का है। जब स्टाफ कम होंगे तो क्या सर्विसेज उससे प्रभावित नहीं होंगी? क्या दिव्यांगजन के स्वास्थ्य से प्रभावित नहीं होंगे? एक आधार हो सकता है, हेल्थ सेक्टर को मर्ज किया गया है, उसके अनुसार समावेशन उनको दिया गया है, वह चाहे आयुष्मान योजना हो या कोई अन्य। कोविड-19 के चलते
अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा, इसको हम दृष्टिगत यदि रखें तो क्या दिव्यांगजन को जो सुविधा मिलनी चाहिए वह मैन पावर घटाने से मिल पाएगी क्या? बात सिर्फ ट्राईसाइकिल बांटने तक नहीं होती, बात सिर्फ फेरी गेट तक देने की नहीं होती, बात सिर्फ अप्लायंस देने तक नहीं होती। पुनर्वासन का क्षेत्र लंबा है, शिक्षा का क्षेत्र लंबा है। ऐसे में मुझे लगता है कि सेक्शन 27 सब सेक्शन 3 के प्रकाश में सरकार ने जो बजट एलोकेशन में कमी की है उसको ध्यान में रखते हुए, दिव्यांगजन की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए रेशनलाइजेशन के बहाने कटौती करना शायद अन्यायपूर्ण है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि दिव्यांगजन के बीच में जो संदेश जाएगा या जा रहा है वह बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। बजट अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अच्छा बजट है, लेकिन दिव्यांगजन के लिए क्या है? अगर हम विगत वर्षों की तुलना करें तो उसमें भी कटौती हो गई। 27(3) की हम बात करें, कंप्लायंस नहीं हुआ। मुझे लगता है सरकार को रिव्यू करना चाहिए और जिस समिति ने अनुभवहीनता के आधार पर दिव्यांगजन की जो समस्याएं हैं, दिव्यांगजन की जो आवश्यकताएं हैं, उनको दरकिनार कर जिस तरह से सिफारिशें की हैं और जिस तरह से सरकार ने उसको अपने में अनुपालित करने के उद्देश्य से एडॉप्ट किया है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार रेशनलाइजेशन के बहाने बजट में कटौती कर रही है, जो मैन पावर है उसमें भी कटौती कर रही है। यह वास्तव में दिव्यांगजन के जीवन जीने की गरिमा में अधिकार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। हम कह सकते हैं कि समिति की ऐसी रिपोर्ट जो जीवन जीने के अधिकार को प्रभावित करती हो, किसी भी तरह से सरकार को उसे संज्ञान में नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसको रिव्यू के लिए बोलना चाहिए। हमें याद है जब कोविड-19 का लॉकडाउन होने वाला था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिनका मैं बहुत सम्मान भी करता हूं, उन्होंने कहा था पहले जीवन। तो वित्त मंत्री ने आखिर जब पहले जीवन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है तो किस आधार पर दिव्यांगजन के साथ इस तरह से भद्दा मजाक करने पर उतारू हो गई हैं? मेरा निवेदन है कि समिति को भंग करके ऐसे लोगों को जो ग्राउंड लेवल पे दिव्यांगजनों के लिए काम कर रहे हैं उनको लेकर के समिति की रिपोर्ट बनाई जाए और तब सरकार के समक्ष प्रस्तुत हो। और जो बजट में कटौती की गई है, जितना बजट था वो देते हुए इस बजट को और बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अब दिव्यांगता की श्रेणी हमारी 21 हो गई है, अनुसंधान भी होने हैं। हम मानते हैं सब्जेक्ट टू इकोनॉमिक कैपेसिटी ये सारे नियम बनने हैं, लेकिन अन्य चीजों के लिए तो पैसा है, तो क्या दिव्यांगजन के लिए पैसा नहीं है? मुझे लगता है सरकार को भिन्न भिन्न मुद्दों पर ध्यान रखते हुए, दिव्यांगजन की समस्याओं और भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। और जो रेशनलाइजेशन के नाम पे इस ढंग से गलत राह पर चलने के लिए ऐसे कुछ लोग गलत सलाह दे रहे हैं, वो समिति के माध्यम से ही सही, वह दिव्यांगजन को मुझे लगता है किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं होगा। और एक ऐसी स्थिति बन सकती है कि दिव्यांगजन भी सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए लोकतांत्रिक तरीका अपनाते हुए अपनी बात रखे। अगर आप भी समावेशी भारत की परिकल्पना के आधार पर भारत को समुन्नत राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं तो कृपया जो समिति ने सरकार को ऐसी रिपोर्ट दी है, नीति आयोग ने जो ऐसी रिपोर्ट दी है, ऐसी समिति को भंग करने की जरूरत है और सरकार से निवेदन करने की जरूरत है। कृपया रेशनलाइजेशन के नाम पर इस तरह से मैन पावर में कटौती और जो बजट में दिव्यांगजन के लिए कटौती की गई है उसको कृपया वापस लीजिए, ताकि दिव्यांगजन गरिमा में जीवन जी सके। ये बात मैं निवेदन करूंगा हमारे अन्य दिव्यांगजन तक भी पहुंचाइए, उन नीति नियंताओं तक भी पहुंचाइए। शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है किन्हीं कारणों से तो नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।